हेलो बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज से पाठ 1 दो बैलों की कथा पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जी का असली नाम धनपत राय था। अब उन्हें नाम बदलने की ज़रूरत क्यों पड़ी? पहले वो धनपत राय नाम से ही लिखते थे, लेकिन क्योंकि वो अंग्रेज़ी शासन के खिलाफ लिखते थे, इसलिए अंग्रेज़ों ने उनके लेखन पर मतलब उनके लिखने पर बैन कर दिया था, रोक लगा दी थी। फिर वो लिखने लगे प्रेमचंद के नाम से। तो लिखते वो अब भी अंग्रेज़ों के खिलाफ थे, उनकी नीतियों के खिलाफ थे, उनके शासन के खिलाफ थे, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से न लिखकर परोक्ष रूप से लिखते थे। प्रत्यक्ष का मतलब होता है साफ साफ सामने, और परोक्ष मतलब किसी छुपा हुआ, मतलब वो संकेत के रूप में उन नीतियों का विरोध करते थे। इसीलिए इसमें उन्होंने दो बैलों के माध्यम से बताया है कि स्वतंत्रता आसानी से नहीं मिलती, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। और इस कहानी को लिखने के लिए उन्होंने पंचतंत्र और हितोपदेश शैली का प्रयोग किया है। इसका क्या मतलब है कि उन्होंने जानवरों को बोलते हुए दिखाया है, जैसे पंचतंत्र की कहानियों में होता है, हितोपदेश में होता है। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। बुद्धिहीन मतलब जिसमें बिल्कुल भी दिमाग नहीं है। हम जब भी किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। अगर हमें बताना है कि वो सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ है तो हम क्या कहते हैं? गधे कहेंगे। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। अब लेखक क्या कह रहे हैं कि गधा वाकई बेवकूफ़ है या उसकी निरापद सहिष्णुता, निरापद मतलब जो किसी को नुकसान ना पहुंचाए, ऐसी सहनशीलता ने उसको ये पदवी या स्थान दिया है, इसके बारे में हम नहीं कह सकते कि उसको बेवकूफ़ क्यों कहा जाता है। गायें सींग मारती हैं, ब्याई हुई गायें तो अनायास ही सिंघनी का रूप धारण कर लेती हैं। अब गाय को हम सीधा कहते हैं कि ये तो अल्लाह की गाय है, इसका क्या मतलब है? सीधी है, लेकिन फिर भी वो भी कभी कभी सींग मारती है। और ब्याई हुई गाय का मतलब है जिसके अभी अभी बछड़ा हुआ है, अगर उसको हम छेड़ते हैं तो उसके बछड़े को हम हाथ लगाते हैं तो एकदम से शेरनी बन जाती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है। अब लेखक बता रहे हैं कि ये सारे जानवर हैं, लेकिन इन्हें सबको गुस्सा आता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना न देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी न दिखाई देगी। उसके साथ कैसा भी व्यवहार करो, वो कभी भी असंतोष प्रकट नहीं करता। वैशाख का महीना कौन सा होता है? अप्रैल मई का। वैशाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, कुलेल मतलब एक तरह से मस्ती कर लेता हो, पर हमने तो कभी उसे खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। लेखक क्या कह रहे हैं कि उस गधे के चेहरे पर हमेशा एक दुख की छाया सी स्थायी रूप से, मतलब हमेशा दिखाई देती है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। मतलब चाहे सुख हो, सुखी हो, चाहे दुख हो, चाहे उसको कोई हानि हो, लाभ हो, वो कभी भी अपने एक्सप्रेशन को नहीं बदलता। वो हमेशा उसकी एक विषाद जो है, दुख स्थायी रूप से उसके चेहरे पर दिखाई देता है। ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं। अब ये सारे गुण किसके हैं कि सुख दुख में एक समान रहना, हानि लाभ हो तो भी एक समान रहना, मतलब समभाव रहना, समान भाव रहना, चाहे दुख आ जाए चाहे सुख आ जाए। ये सारे गुण किसके होते हैं? ऋषि मुनियों के। मतलब वो उसको पराकाष्ठा को पहुंचे हुए। पराकाष्ठा मतलब पीक पॉइंट, एकदम सबसे ऊंचा, ठीक है, उतने वो गुण हैं उसके अंदर सारे, पर आदमी उसे क्या कहता है? बेवकूफ़। सद्गुणों का इतना अनादर कभी नहीं देखा। लेखक कह रहे हैं कि उसमें इतने सारे सद्गुण हैं, लेकिन फिर भी हम उसका आदर नहीं करते, उसका हम क्या करते हैं? अनादर करते हैं। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। लेखक कह रहे हैं कि शायद सीधे होना संसार के लिए ठीक नहीं है।
देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका उन्हें घुसने नहीं देता। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम हैं। अब यहाँ पर सीधेपन की तुलना में वो किसको ले रहे हैं? भारतवासियों को, कि वो सीधे हैं, इसी वजह से उनकी अफ्रीका में दुर्दशा हो रही है। गांधी जी अफ्रीका गए थे तो उन्हें फर्स्ट क्लास में ट्रेन में से उतार दिया गया था। अमेरिका में भारतीयों को घुसने की इजाज़त नहीं थी। अब उनमें इतने सारे गुण हैं, वे शराब नहीं पीते, लड़ाई झगड़ा नहीं करते, कोई सामने से बोले तो वो चुप रह जाते हैं। फिर भी उनके लिए अंग्रेज़ों द्वारा कहा जाता था कि वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। आदर्श को नीचा करते हैं मतलब वो आइडियल नहीं है। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देखना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाते। अब लेखक कह रहे हैं कि अगर वो भी करारा जवाब देना सीख जाते, अंग्रेज़ों को पलटकर जवाब दे देते, उनकी नीतियों को मानने से इनकार कर देते, तो शायद वो भी दुनिया में सभ्य कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। ये उस युद्ध की बात हो रही है, विश्व युद्ध की, जब जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर, जो कि एक सैनिक अड्डा था, उस पर बम बरसाए थे। तो छोटा देश होते हुए भी उसने इतनी हिम्मत दिखाई, उसने जवाब दिया, तो इस वजह से जापान सभ्य जातियों में उसकी गिनती होने लगी। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया से क्या मतलब है कि जापान की एक जीत ने उसको जितनी भी सभ्यता जहाँ भी विकसित है, जो सिविलाइज्ड हैं, ऐसी जातियों में उसे गण्य मतलब गिनती में उसको ला दिया। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। गधे का मतलब हम लेते हैं मूर्ख से, बेवकूफ़ से, तो बछिया के ताऊ का भी तकरीबन वही अर्थ निकलता है। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। लेखक कहता है कि बैल जो है, कुछ लोग मानते हैं कि बेवकूफ़ों में यानी सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ कौन है? बैल है। लेकिन लेखक कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि बैल कभी कभी मारता भी है और कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है। अड़ियल मतलब जो अड़ जाता है, और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। कौन प्रकट कर देता है? बैल। अतएव उसका स्थान गधे से नीचे है। अब लेखक ने उसका स्थान गधे से नीचे क्यों बताया बैल का? क्योंकि वो कभी कभी मार देता है सींग, और कभी कभी वो अड़ जाता है। झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। अब झूरी काछी कौन है? वो इस कहानी का एक पात्र है जो एक किसान है। उसके 2 बैल हैं, जिसमें एक का नाम है हीरा और दूसरे का नाम है मोती। दोनों पछाई जाति के थे। अब इन बैलों की जाति क्या थी? पछाई। देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। अब उनका डील डॉल बता रहे हैं लेखक कि वो देखने में सुंदर थे, काम में वो चौकन्ने रहते थे, और जो उनका डील डॉल था वो ऊंचे तगड़े थे। बहुत दिनों तक साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। लेखक कह रहे हैं कि वो दोनों साथ रहते थे, इसलिए एक दूसरे से उनका भाईचारा हो गए थे, भाई जैसे हो गए थे, और वो आमने सामने बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा मतलब सांकेतिक भाषा, चुपचाप इशारों में एक दूसरे से क्या करते थे? अपने विचारों का आदान प्रदान करते थे। एक दूसरे के मन की बात को कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। लेखक कह रहा है कि उनकी ज़बान नहीं थी, लेकिन वो एक दूसरे की भाषा को कैसे समझ जाते थे ये कहना मुश्किल है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे उनके अंदर कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी, कोई गुप्त ताकत थी। तो
जो जीवों में श्रेष्ठ है, सारे जीवों में, सारे प्राणियों में किसको श्रेष्ठ माना जाता है? भगवान की संरचना में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है मनुष्य को, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा दिमाग होता है। लेकिन यहाँ पर वो बिना बोले एक दूसरे की भाषा को समझ जाते थे। तो लेखक कह रहे हैं कि वो मनुष्य भी इस भावना से वंचित है कि बिना बोले दूसरे की भावनाओं को समझ जाए, जो उन बैलों में थी। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से। मतलब विग्रह मतलब अलग होने या झगड़ने के नाते से नहीं, विनोद यानी मजाक के भाव से, आत्मीयता के भाव से। आत्मीयता मतलब अपनेपन से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगता है। मतलब जब दोस्तों में ज़्यादा अपनापन होता है, घनिष्ठता होती है, तो हम मौज मस्ती करते हैं, ठीक वैसे ही इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी लगती है। लेखक कह रहे हैं कि ऐसी दोस्ती जिसमें मौज मस्ती ना हो, मजाक ना हो, तो वो उसमें ज़्यादा वो अच्छी नहीं लगती, और ऐसी दोस्ती पर ज़्यादा विश्वास भी नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल या हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते थे। दोनों क्या करते थे? दोनों की यही इच्छा रहती थी कि दूसरे बैल को हम ही बोझ ज़्यादा उठा लें, दूसरे को बोझ ज़्यादा ना उठाना पड़े। और जब वो शाम को थक जाते थे तो एक दूसरे को चाट कर अपनी थकान को कम कर लेते थे। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। नाद क्या होता है? एक दीवार से चौकी सी बना दिया जाता है, चौकोर खाना सा, और उसमें उनका जो भी खल और भूसा उनको खाने के लिए दिया जाता है वो डाल दिया जाता है। तो दोनों जब खाते थे तो एक साथ ही उस नाद में मुंह डालते थे और साथ ही बैठते थे। एक अगर खाने से मुंह हटा लेता था या रुक जाता था तो दूसरा भी अपना मुंह हटा लेता था। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। गोई मतलब इस जोड़ी को, इन बैलों की जोड़ी को अपनी ससुराल भेज दिया। दोनों बैलों को क्या मालूम कि वे क्यों भेजे जा रहे हैं। समझे मालिक ने हमें बेच दिया। अब उन दोनों बैलों को नहीं पता था कि उन्हें कहाँ भेजा जा रहा है। उन्हें लगा कि हमें हमारे मालिक ने किसी और को बेच दिया है। अपना यूं जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कोई नहीं जानता, पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। अब इसमें एक और पात्र कौन आया है? गया नाम का। एक झूरी, उसके दो बैल हीरा और मोती, और अब एक नया पात्र, उसका साला, झूरी का साला जिसका नाम है गया। तो उसको, इस जोड़ी को अपने गांव तक ले जाने में दांतों पसीना आ गया, मतलब उसको बहुत मेहनत लगी। वो पीछे से उनको हाँकता था तो दोनों दाएं बाएं भागने लगते, पगैया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे को जोर लगाते, उनके पैरों में पड़ी रस्सियों को वो खींचता पकड़कर तो वो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते थे। मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती, मतलब लेखक कह रहा है कि अगर वो बोल सकते तो वो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी, मतलब हम पूरी मन से तुम्हारी सेवा करते थे। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो और काम ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथों क्यों बेच दिया? मतलब वो अगर बोल सकते तो क्या क्या बोलते कि हमसे और मेहनत करवा लेते, हमें तुम्हारी चाकरी में, तुम्हारी सेवा में ये तक कबूल था कि हम मर जाएं। लेकिन हमने तुमसे कभी दाने चारे की भी शिकायत नहीं की, लेकिन तुमने हमें इस जालिम व्यक्ति को क्यों बेच दिया? संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुँचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन फिर भी जब नाद में मुंह लगाया तो दोनों ने उसमें मुंह न डाला, मतलब उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। दिल भारी हो रहा था। दिल भारी हो रहा था मतलब जैसे हमारा मन उदास हो जाता है जब हम
हमें कोई परेशानी होती है तो इसी तरह से उनका भी दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगानों से लगते थे। उन्हें सब कुछ बेगाने लग रहे थे, कोई भी उन्हें अपना नहीं लग रहा था। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। मूक भाषा में सलाह की मतलब चुपचाप कुछ तय किया और दोनों ने एक दूसरे को तिरछी नज़रों से देखा। जब गांव में सोता पड़ गया, मतलब जब सारा गांव सो गया, तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले और घर की तरफ चले। जो उनके पैरों में रस्सियां बंधी थी उनको तोड़ डाला। पगहे इतने मजबूत थे कि अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा। वो इतनी मजबूत रस्सियों से बंधे हुए थे कि लेखक कहते हैं कि कोई सोच नहीं सकता, अनुमान नहीं लगा सकता कि उन्हें तोड़ा जा सकता है। लेकिन इन दोनों में दुगनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके से रस्सियां टूट गईं। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े थे। मतलब जब वो उठा सुबह तो उसने देखा कि चारे की जगह वो दोनों बैल खड़े हुए हैं और दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराम लटक रहा था। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। विद्रोह में स्नेह मतलब अंदर से उनको गुस्सा भी था कि हम तुमसे इतना प्यार करते हैं और तुमने हमें भेज दिया, लेकिन साथ में क्या था, उस अपने मालिक के प्रति स्नेह या प्यार भी था। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, वो भी प्यार से भर गया, खुश हो गया और उनको उसने दौड़कर गले लगा लिया और प्यार किया। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। यह घटना देख करके, यह बात सुन करके जो गांव के लोग थे वो इकट्ठे हो गए और उन्होंने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। लेखक लिखते हैं कि गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। अभूतपूर्व का मतलब क्या है, जो पहले कभी ना हुआ हो। मतलब ऐसी घटना पहले भी हुई हैं कि जानवरों का अपने मालिक के प्रति और मालिक का अपने जानवरों के प्रति प्रेम देखा गया है। तो ये घटना अभूतपूर्व तो नहीं थी कि मतलब ऐसा पहले नहीं हुआ है और ना ही होगा, ऐसा कब नहीं था, लेकिन फिर भी ये घटना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया कि दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। जो बच्चे थे गांव के, उन्होंने सोचा कि इन दोनों जो पशु हैं, जो जानवर हैं, जो हीरा मोती हैं, इनका हम अभिनंदन पत्र, मतलब जो आपको जैसे सर्टिफिकेट मिलता है एप्रिसिएशन का, वो दिया जाएगा। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर और कोई भूसी। तो वो उनको अभिनंदन पत्र के रूप में उन्होंने उनको क्या दिया, उनको कोई घर से रोटियां लेकर आ गया, कोई गुड़ लेकर आ गया, कोई चोकर, मतलब जो आटे का छना हुआ बस्ता है उसी को हम चोकर और भूसी बोलते हैं, ठीक है। तो वो उनको खाने के लिए लेकर के आ गए। अब बच्चों ने उन बैलों की तारीफ करनी शुरू की कि एक बालक बोला कि ऐसे बैल किसी के पास नहीं होंगे। दूसरे ने कहा कि ये तो बैल नहीं है, पिछले जन्म के क्या हैं, आदमी हैं। और इसका प्रतिवाद करने का किसी का साहस ना हुआ। प्रतिवाद मतलब इस बात का विरोध करने का किसी का भी साहस नहीं हुआ। झूरी की स्त्री ने दोनों बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी। अब झूरी की जो स्त्री थी वो गया की क्या थी, बहन थी, और उसने जब हीरा मोती को अपने घर वापस आए हुए देखा तो उसको बड़ा गुस्सा आया। बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं, एक दिन वहाँ काम न किया, भाग खड़े हुए। नमक हराम मतलब जिसका हम अन्न खा रहे हैं उसी के साथ हम धोखा करें। तो उसने कहा कि ये नमक हराम है और इन्होंने वहाँ पर कुछ भी काम नहीं किया और वहाँ से भाग आए क्योंकि ये कामचोर हैं। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका। नमक हराम क्यों है, चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते। अब झूरी को ये बात, अपनी पत्नी की बात अच्छी नहीं लगी, आरोप अच्छा नहीं लगा। उसने कहा कि गया ने उनको चारा और दाना खाने के लिए नहीं दिया होगा, इसलिए ये वापस आ गए। स्त्री ने रौब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते। स्त्री चिढ़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़कर जोतते भी हैं। अब झूरी की पत्नी को अच्छा नहीं लगा। वो बोली कि वो इसलिए वहाँ से भागे हैं
क्योंकि वो सिर्फ अपने पशुओं को प्यार नहीं करते, वो अगर उन्हें कुछ खाने को दे रहे हैं तो उनसे जी भरकर काम भी लेते हैं। और ये दोनों कामचोर हैं, इसलिए ये वहाँ से भाग आए हैं। अब देखो कहाँ से खली और चोकर मिलता है, सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, चाहे खाएं चाहे मरें। अब उसकी पत्नी को गुस्सा आ रहा था, उसने कहा कि अब मैं इनको सिर्फ सूखा भूसा खाने के लिए दूंगी, इनके में खल नहीं मिलाऊंगी। अब खल क्या होती है? खल की वजह से उनका जो चारा होता है, जो भूसा होता है खाने का पशुओं का, वो थोड़ा सा चिकना हो जाता है, तो उसको उन्हें खाने में और निगलने में आसानी रहती है। लेकिन सूखे भूसे को खाने में वो ना तो स्वाद होता है उसमें, और ना ही वो उसको खाने में भी पशुओं को दिक्कत आती है। वही हुआ मतलब अब उसकी पत्नी उनको खाली सूखा भूसा ही खाने को देती थी। मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। ताकीद मतलब उसको अच्छे से चेतावनी दे दी गई मजदूर को, जो उनको खली और भूसा देता था, खाने को देता था उसको, कि इन्हें सिर्फ सूखा भूसा ही खाने को देना है। बैलों ने नान में मुंह डाला तो फीका फीका, ना कोई चिकनाहट ना कोई रस। क्या खाएं, क्योंकि वो सूखा भूसा था, उसमें कोई चिकनाई नहीं थी, उसमें कोई रस नहीं था, वो उन्हें फीका फीका लग रहा था। आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे, और वो आशा से देखने लगे कि शायद हमारा मालिक हमारे लिए खाना ले आए। अब इस अंक में हमने मुख्य रूप से क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले तो उन्होंने जो गधे को ऋषि मुनियों से तुलना की है, उसके अंदर वो सारे गुण बताए हैं जो ऋषि मुनियों में होते हैं। मतलब सुख दुख लाभ हानि में वो समभाव रहते हैं, समान भाव रहते हैं, विरोध नहीं करते। वहीं दूसरी ओर उन्होंने उनकी तुलना, सीधेपन की तुलना किससे कर दी है? भारतीयों से। और भारतीयों को सीधा बताया है कि वो चुपचाप अंग्रेज़ों के अत्याचारों को सहन कर रहे हैं और उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, उसके बावजूद वो सभ्य नहीं कहला रहे। इसके साथ ही लेखक जापान की मिसाल देकर के भारतीयों के अंदर आक्रोश या विद्रोह की भावना पैदा करना चाहते हैं, ताकि वो स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर सकें। दूसरी जगह पर जब झूरी अपने बैलों को गया के पास भेज देता है, तो वो वहाँ से आज़ाद होने के लिए क्या करते हैं? पूरी कोशिश से अपने पगहे तुड़ा लेते हैं, जो रस्सियाँ होती हैं मजबूत, उनको तुड़ा करके वापस अपनी जगह पर लौट आते हैं। तो यहाँ भी वो एक तरह से हमें संघर्ष करने का संदेश दे रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने बैलों का आपस में प्रेम, भाईचारा और घनिष्ठता भी प्रकट की है, और ये भी बताया है कि दोनों मिलकर के उस संघर्ष को करते हैं, जो मुसीबत का सामना दोनों मिलकर के करते हैं। तो वो एक तरह से भारतीयों को एकजुट होने का भी संदेश दे रहे हैं। पहले अंक में मुझे लगता है आपको सब समझ में आ गया होगा। अगला अंक हम अगले वीडियो में देखेंगे।